नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है आपका 24 मार्च 2023 और आज आपका एमटीएस असिस्टेंट का एग्ज़ाम था। फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो गया है। फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम में जीके और करेंट अफेयर के सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए सभी प्रश्नों को लेकर आ गए हैं। दोस्तों सभी प्रश्नों के साथ साथ मैं एक्स्ट्रा फैक्ट भी देता हूं, जो आपके आने वाले कोई सा भी आप एग्जाम अटेंड करो तो एक्स्ट्रा फैक्ट आपके लिए काफ़ी काम के होते हैं। तो देख लीजिए कौन कौन सा प्रश्न पूछा गया था। एक प्रश्न पूछा गया था, जनगणना 2011 के अनुसार अरुणाचल प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या सबसे कम है। थोड़ा सा डेप्थ में गया है यहाँ पे। तो जनगणना 2011 के अनुसार अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या दिबांग घाटी का है। किसका है? दिबांग घाटी का। आप यहाँ पे टेबल देख रहे होंगे, दिबांग घाटी का सबसे कम जनसंख्या है। वहीं पे जनगणना 2011 के अनुसार अरुणाचल प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला जो है ये पपुम पारे हैं। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जिला जो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश का पपुम पारे, और सबसे कम जनसंख्या वाला जो जिला हो जाएगा दिबांग घाटी, जिसके मात्र 8,000 ही आपका जो है जनसंख्या है। इसके अलावा जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व जो है ये अरुणाचल प्रदेश के ही हैं। मात्र 17 व्यक्ति पर किलोमीटर निवास करते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व बिहार के हैं। दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व अगर आपसे पूछे तो पश्चिम बंगाल बता देना। पहले पश्चिम बंगाल ही सबसे अधिक घनत्व वाला साइट हुआ करता था, लेकिन बिहार जो है 2011 में टॉप पे आ गया। एक प्रश्न आपसे देखा गया है, अनुच्छेद 149 का संबंध किससे है। देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 148 और 149 ये दोनों ही नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित है, जिसमें 149 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को जो कार्यभार हैं तथा जो उनके पावर हैं उसको दर्शाया गया है। जैसे भारत के संचित निधि से जो रकम खर्च किया जाता है इसकी लेखा जोखा भी रखते हैं ये। तो जो पावर की बात करी गई है 149 में करी गई है, और जो 148 है ये आम वे में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित है। वर्तमान में जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं ये कौन है? तो ये आपका गिरीश चंद्र मुर्मू है, जो देश के 14वें कैग है, सीएजी है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं। अनुच्छेद 76 जो है ये अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी भारत के महान्यवादी से संबंधित है। और भारत के महान्यवादी जो हैं भारत सरकार के सबसे बड़े विधिक अधिकारी होते हैं, जो संसद के कार्यवाही में भाग तो ले सकता है लेकिन वोटिंग नहीं कर सकता है। वर्तमान में जो आपका वेंकट रमनी साहब है, आर वेंकट रमनी साहब जो है ये आपका वर्तमान में भारत के महान्यवादी हैं। तो ये सभी बातों को ध्यान रखते हुए आगे निकल जाते हैं। इसके अलावा अनुच्छेद 52 जो है ये भारत में एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 63 जो है ये भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 161 जो है भारत में एक राज्यपाल होगा राज्यों में, ठीक है। इसके अलावा अनुच्छेद 280 जो है ये वित्त आयोग के गठन से है। वित्त आयोग का गठन 5 ईयर के लिए किया जाता है, जो राष्ट्रपति करते हैं। वर्तमान में 15वीं वित्त आयोग चल रही है, जिनके अध्यक्ष जो है NK सिंह हैं। अगर आपसे पूछे कि वित्त आयोग में कितने सदस्य होते हैं तो 1+4 यानी 5 सदस्य होते हैं, जिसमें एक अध्यक्ष होते हैं जो NK सिंह है वर्तमान में। अनुच्छेद 123 जो है ये राष्ट्रपति का अध्यादेश जब जारी करते हैं उससे रिलेटेड है। अनुच्छेद 72 जो है ये राष्ट्रपति के क्षमादान से संबंधित है, यानी कोई भी कदाचार सिद्ध व्यक्ति को राष्ट्रपति क्षमादान कर सकते हैं, सजा को कम करवा सकते हैं या पूर्णतः माफ भी कर सकते हैं। अनुच्छेद 161 जो है ये राज्यपाल के क्षमादान से है। राज्यपाल के क्षमादान और राष्ट्रपति के क्षमादान में थोड़ा सा फर्क है। राज्यपाल उस संबंधित राज्य के व्यक्ति जो जिस पे कदाचार का आरोप लगा है उसको जो है सजा में कम करा सकता है, डिले करा सकता है, लेकिन पूर्णतः माफ नहीं कर सकता है। अनुच्छेद 221 के जनगणना के अनुसार देश की कुल कितनी आबादी आंकी गई है। हालांकि ऑफिशियल डाटा अभी रिलीज नहीं हुआ है, लेकिन आपको जनगणना 2021 से क्वेश्चन पूछा गया है कि 2021 के जनगणना के अनुसार कितनी आबादी आंकी गई है। आप लोग मुझे कॉमेंट करके बताएंगे कि इसमें क्या था ऑप्शन। वैसे 139 करोड़ जो है बहुत सारे संस्था बता रहे हैं कि इतनी जनसंख्या हो गई है इंडिया की, ठीक है। इसके अलावा भारत में जनगणना की शुरुआत कब होती है? 1872 में होती है, लॉर्ड मेयो के समय में किया गया था। उसके बाद जनगणना जो लगातार, जैसे कि आजकल आप फॉर्म में देख रहे हैं कि 10-10 वर्ष के अंतरालों पे जनगणना जो कराए जाते हैं, तो ये लगातार जनगणना का सिलसिला जो है लॉर्ड कैनिंग के समय 1881 ईस्वी से स्टार्ट हुआ था। आजादी के बाद प्रथम जनगणना 1951 ईस्वी में कराया गया था। 2021 में जो जनगणना हो गई है या फिर हो रही है ये आप
आपका 16वीं जनगणना है। 2011 का जनगणना जो है ये आपका 15वीं जनगणना था। जनगणना के अध्ययन को जो है डेमोग्राफी अंग्रेजी में और हिंदी में जनआंकिकी कहा जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको एसएससी कर लेता है कि जो आदमी इलेक्शन ट्रेंड होता है, जो इलेक्शन चुनाव करवाने के लिए ट्रेंड किए जाते हैं, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे सेफोलॉजिस्ट कहा जाता है। ठीक है, सेफोलॉजिस्ट कहा जाता है, ये भी बात ध्यान रखेंगे। इसमें पी साइलेंट होता है, पी से लिखा जाता है सेफोलॉजिस्ट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की जो कार्यवाही का भाषा है वो कौन सा है, आपसे पूछा गया है। तो अंग्रेजी भाषा जो है सुप्रीम कोर्ट के कार्यवाही भाषा है। आर्टिकल 348 के 1 कहता है कि जब तक कोई विशेष प्रावधान नहीं किया जाएगा तब तक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट अंग्रेजी में अपनी कार्यवाही को निष्पादन करेंगे। तो इसका राइट आंसर अंग्रेजी हो गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यवाही की भाषा है, ये भी आपके एग्जाम में छप जाते हैं, तो ध्यान यहीं पे रख लीजिए। संयुक्त राष्ट्र संघ जो कार्यकारी भाषा है ये इंग्लिश और फ्रेंच है। वैसे जो आधिकारिक भाषा है संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर वो भाषा 5 है, तो इसको देख लीजिए। आधिकारिक भाषा पूछेगा तो अंग्रेजी, स्पेनिश, फ्रेंच, अरबी और अंग्रेजी, स्पेनिश, फ्रेंच, अरबी और एक आपका रसियन है। ठीक है, रसियन भी है। तो ये 5 भाषा जो है आपके आधिकारिक भाषा है, लेकिन कार्यकारी भाषा जो है अंग्रेजी और खाली फ्रेंच है। अभी संयुक्त राष्ट्र संघ इसी में अपने कार्य को निपटाते हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट का गठन जो है आर्टिकल 124 में हुआ है, और जो आपका सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करते हैं ये आर्टिकल 32 के थ्रू करते हैं। इसके अलावा जो हाई कोर्ट की गठन की बात है ये आर्टिकल 214 में होती है, और हाई कोर्ट जो रिट जारी करते हैं ये आर्टिकल 226 के थ्रू करते हैं। वर्तमान में भारत के जो चीफ जस्टिस हैं ये डीवाई चंद्रचूड़ साहब हैं, जो आपका नवंबर 2022 में जो है अपने शपथ लिए थे चीफ जस्टिस के रूप में, 50वें सीजीआई के रूप में, और इन्होंने यूयू ललित को जो है प्रदेश किए थे। यूयू ललित इनसे पहले जो है 49वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हुए थे। पहला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस हीरालाल जे कानिया थे। इसके अलावा एक प्रश्न आपसे पूछा गया है, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? तो अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936 ईस्वी में किया गया था स्वामी सहजानंद जी महाराज के द्वारा। अगर आपसे कोई पूछे कि अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सचिव कौन थे, तो एनजी रंगा जो है अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सचिव बने थे। इसके अलावा किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी लघु संविधान का दर्जा दिया गया है, क्योंकि इस संविधान संशोधन में बहुत सारे चीज में जो है उलटफेर किया गया था। सबसे पहले शिक्षा को समवर्ती सूची में लाया गया था। समवर्ती सूची का प्रावधान जो है ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। भारत के 7वीं अनुसूची में 3 प्रकार की सूची वर्णित है, संघ सूची है, राज्य सूची है और आपका समवर्ती सूची है। अगर आपसे कोई कहे कि सबसे ज्यादा मटेरियल किस सूची में है, तो संघ सूची में है 100 मटेरियल। इसके बाद राज्य सूची में 61 मटेरियल और समवर्ती सूची में 52 मटेरियल हैं। संघ सूची में संघ कानून बनाते हैं, राज्य सूची में राज्य कानून बनाते हैं, लेकिन विशेष परिस्थिति में जब राज्य में राष्ट्रपति शासन वगैरह हो तो उस समय संघ ही कानून बनाते हैं, और समवर्ती सूची में संघ और राज्य मिलकर कानून बनाते हैं। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा अखंडता, धर्मनिरपेक्षता और समाजवादी ये तीनों ही शब्द को जो है संविधान में अटैच किया गया था। इसके अलावा संसद के कार्यकाल को भी बढ़ाया गया था, जो बाद में फिर रिवर्ट कर लिया गया। मौलिक कर्तव्य 10 प्रकार के जोड़े गए थे स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पे। बाद में एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा जाता है 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा, और वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हो गए हैं जो रसिया के संविधान से लिया गया है, और इसे आर्टिकल 51 के ए और भाग 4 के ए में रखा गया है। इसके अलावा एक प्रश्न, जीरोप्थेलिमिया बीमारी जो होता है वो किस अंग को प्रभावित करता है? इस प्रकार के क्वेश्चन काफी ट्रेंड में घूम रहे हैं, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो। जीरोप्थेलिमिया बीमारी उस दिन आपसे पूछा गया था कि जो पेलेग्रा होता है वो इसके मतलब किस विटामिन के कमी से होती है? तो नियासिन के कमी से होती है पेलेग्रा। नियासिन के कमी से होता है पेलेग्रा। नियासिन विटामिन B3 को कहा जाता है, इसके कमी से होती है पेलेग्रा। और आज आपसे पूछा गया है जीरोप्थेलिमिया बीमारी कौन से अंग को प्रभावित करता है? तो ये आंख के जो है बीमारी है, एक प्रकार का रतौंधी, मोतियाबिंद, मायोपिया, ये सभी आंख के बीमारी है। और जो भी आंख के बीमारी है वो विटामिन ए के कमी के कारण होते हैं। विटामिन ए को रेटिनॉल कहा जाता है। विटामिन
विटामिन ए को रेटिनॉल कहा जाता है। गोल्डन राइस का आपने नाम सुना होगा, गोल्डन राइस चावल, ये जो है विटामिन ए से भरपूर होते हैं। इसके अलावा सभी प्रकार की आंख की बीमारी विटामिन ए की कमी से बता ही दिया। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है, इसके कमी से जो है स्कर्वी रोग हो जाती है। स्कर्वी रोग में जो है दांतों से मसूड़ों से खून आने लगती है, साथ ही साथ त्वचा संबंधी बीमारी भी विटामिन सी के कमी से होती है। विटामिन डी से कल पूछा गया था कि सूर्य के प्रकाश में कौन से विटामिन होते हैं, तो विटामिन डी होते हैं तड़के के सूरज की रोशनी में, और विटामिन डी के कमी से रिकेटस बीमारी होती है जो एक प्रकार के हड्डी की बीमारी है। इसके अलावा एक बीमारी होता है क्वासियोरकर, क्वासियोरकर बीमारी भी ध्यान रखें, ये प्रोटीन के कमी से होती है जो खास करके बच्चों में होती है क्वासियोरकर बीमारी, जिसमें आप देखेंगे कि पेट जो है बहुत बड़ा हो गया है और शरीर सूखता जा रहा है। ये प्रोटीन के कमी से होते हैं, जिसे हम कुपोषण का शिकार भी कहते हैं। इसके अलावा जो आपका विटामिन ई है, इसको हम टेकोफेरॉल कहते हैं, और इसके कमी से जनन क्षमता में कमी आती है। विटामिन बी1 जो है इसे हम थायमीन कहते हैं, और इसके कमी से जो है बेरी बेरी रोग हो जाती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। विटामिन बी8 को जो है बायोटीन कहा जाता है, और विटामिन एच को भी बायोटीन कहा जाता है। विटामिन के कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता है, ब्लड क्लोटिंग नहीं होता है, जिसे क्या कहते हैं, हीमोफीलिया कहते हैं। तो इस प्रकार से आप सभी बीमारी और विटामिन को रिलेशन में याद रख सकते हैं। इसके अलावा एक प्रश्न आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से सबसे कमजोर अम्ल कौन सा है। ऑप्शन में एमिनो एसिड दिया गया था, तो एमिनो एसिड ही राइट आंसर है। एमिनो एसिड एक हल्का एसिड होता है जो आपके शरीर में पोषण तंत्र के लिए उपयोगी होती है। सभी प्रोटीन जो है एमिनो एसिड के ही बने होते हैं, ऐसा माना गया है। एमिनो एसिड शरीर में 20 प्रकार के होते हैं, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा एक प्रश्न आपसे पूछा गया है कि गौरी मारिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है, या फिर नृत्य का प्रकार, या फिर लोक गायन, इस प्रकार का क्वेश्चन देखने को मिला है। गौरी मारिया तो ये आपका छत्तीसगढ़ से संबंधित है। कर्मा, सूबा, रौत नाचा, पंडवानी, ये सभी छत्तीसगढ़ से संबंधित है। देखिए छत्तीसगढ़ से काफी इस फॉर्म में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इसे ध्यान रखें। कर्मा, सूबा है ना, और एक आपका रौत नाचा, पंडवानी। एक आपका जो है कईगा परमाणु बिजली घर है जो आपका कर्नाटक में है, तो कर्मा से मिलता जुलता नाम है, इसीलिए यहाँ पे बताना उचित समझा है ना, कईगा। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा तरंग मेल लोक नृत्य जो है ये आपका गोवा से संबंधित है। सिमगो महोत्सव ये भी गोवा में होता है। साओ जोजाओ फेस्टिवल ये भी गोवा में होता है। एक सागा दावा फेस्टिवल है, ये आपका सिक्किम में होता है। एक आपका लोसांग फेस्टिवल है, ये आपका सिक्किम में होता है। एक आपका लोसार फेस्टिवल है, ये आपका लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में होता है। एक आपका सरहुल महोत्सव है, सरहुल महोत्सव ये आपका झारखंड में होता है। एक आपका छऊ नृत्य होता है जो युद्ध संबंधी नृत्य है, ये आपका कहाँ पे हो सकता है, तो पश्चिम बंगाल, झारखंड और उड़ीसा में हो सकता है। एक आपका लावनी, तमाशा, रंगोली, गणपति उत्सव, शिवाजी उत्सव, फुगड़ी डांस, कोली डांस, ये सभी महाराष्ट्र में होता है। गुड़ी पाड़वा कल ही मनाया गया है, गुड़ी पाड़वा महाराष्ट्र के अंदर, तो ये महाराष्ट्र में होता है। तो ये सभी बात को ध्यान रखेंगे। इसके अलावा तमिलनाडु का भी कुछ थॉट ले लीजिए, तो जलीकट्टू, जलीकट्टू जो सांरों की लड़ाई होती है, एक पिक्चर भी बना है जलीकट्टू, मैंने देखा है, आप लोग भी देखिएगा, अच्छा लगेगा। जलीकट्टू भी आपका तमिलनाडु का है। पोंगल भी आपका तमिलनाडु का है। पोतांदू भी आपका तमिलनाडु का है, पोतांदू जो तमिलनाडु का नव वर्ष है। इसके अलावा थाईपूसम, थाईपूसम भी आपका तमिलनाडु का है। इसके अलावा बथुकम्मा, बथुकम्मा, बथुकम्मा जिसे फूलों का त्योहार कहा जाता है, तेलंगाना का है। बोनालू महोत्सव तेलंगाना का है। इसके बाद मेदराम जात्रा त्योहार ये आपका तेलंगाना का है। ये सभी बातों को ध्यान रखेंगे। कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश का है जो रेड्डी फैमिली से जुड़ा हुआ है, नर्तक नर्तकी है। इसके अलावा कथकली और मोहिनी अट्टम आपका केरल का है। भरतनाट्यम आपका तेलंगाना का है। ओडिसी आपका उड़ीसा का है। मणिपुरी मणिपुर का है। सतरिया असम का है। ये सभी बातों को ध्यान रखेंगे। कथक आपका नॉर्थ इंडिया का है। भांगड़ा और गिंदा पंजाब का है। डांडिया भांगड़ा, डांडिया और भांगड़ा नहीं हो सकता है ना, डांडिया हो सकता है और गरबा हो सकता है। डांडिया और गरबा जो है ये दोनों गुजरात का है। छऊ जो है उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल में मनाए जाने वाली एक नृत्य है। दोस्तों अगर आपको लग रहा है कि मैं अच्छा आप लोगों के लिए सोच रहा हूं तो वीडियो को लाइक शेयर भी करते चलें। अनुच्छेद 21 का संबंध किससे है पूछा गया था। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है जिसे निजता का अधिकार कहा जाता है। और मैंने इसके बारे में एक अलग से थॉट कहा है कि भाई आपातकाल में भी ये अधिकार नहीं बदलते हैं। ठीक है, आपातकाल के समय आपसे मौलिक अधिकार या हमसे मौलिक अधिकार छीना जा सकता है, लेकिन ये वाली अधिकार नहीं छीना जा सकता है क्योंकि हम जिंदगी जीना नहीं छोड़ सकते चाहे कंडीशन कुछ भी हो, है ना। अनुच्छेद 14 जो है समता का अधिकार है। अनुच्छेद
15 जो है जाति धर्म लिंग आदि के आधार पर भेदभाव निषेध है। अनुच्छेद 16 अवसरों की समानता है। अनुच्छेद 17 जो है छुआछूत का अंत है। अनुच्छेद 18 जो है उपाधियों का अंत है। 19 प्रेस की स्वतंत्रता। 20 जो है सजा और या फिर सजा आदि के मामले में थोड़ा सा छूट रियायत बरता गया है। अनुच्छेद 23 जो है मानव तस्करी पे रोक है। 24 जो है बाल श्रम पे निषेध है। 25 से लेकर 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता है। 29 और 30 अल्पसंख्यक हित है। अनुच्छेद 32 जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, जिसे भीमराव अंबेडकर ने संविधान का आत्मा कहा था। जनगणना 2011 के अनुसार पदुचेरी का जो है आपका लिंगानुपात पूछा गया है, तो 1031 जो है पदुचेरी का लिंगानुपात है। वैसे ओवरऑल सबसे स्टेट में अगर लिंगानुपात सबसे हाई है तो ये है आपका केरल का। सबसे अधिक साक्षरता भी केरल का है, सबसे कम साक्षरता बिहार का है, सबसे अधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश का है, सबसे कम जनसंख्या सिक्किम का है। संसद की परिभाषा संविधान के किस भाग में वर्णित है पूछा गया है, तो संविधान के भाग 5 हो जाएंगे। आप जानते हैं संविधान में 22 भाग हैं जो 25 भागों में विभक्त हैं और 12 अनुसूचियां हैं। तो भाग 5 में जो है आपको संघ को दर्शाया गया है, जो आपका अनुच्छेद 36 से 51 ये हो गया, 52 से लेके 151 तक हो जाएगा, है ना। ये भाग 5 में आ जाता है। तो इसी में आपका संसद की परिभाषा है, जिसमें आर्टिकल 79, 80 और 81 सरला मैंने याद करने के लिए बताया था। स से संसद, र से राज्यसभा, ला से लोकसभा। 79, 80 और 81। एक प्रश्न आपसे देखा गया है कि करनास किस प्रकार का नृत्य है, तो मैं बता दूं ये हिंदुस्तानी शास्त्रीय नृत्य के फॉर्म में आ जाते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन क्लियर नहीं है। तो मिलेंगे एक नए वीडियो में। अच्छा लगा हो तो लाइक करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है आपका 24 मार्च 2023 और आज आपका MTS असिस्टेंट का एग्जाम था। सेकेंड शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो गया है। सेकेंड शिफ्ट के एग्जाम में जीके जीएस के सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए सभी प्रश्नों को लेकर आ गया हूं। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, मैं ऑथेंटिक प्रश्नों के साथ साथ आपको जो है एक्स्ट्रा फैक्ट भी देता हूं जो आपके एग्जाम में काम आते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं। एक प्रश्न पूछा गया था, गुजरात जो स्टेट है उसमें लोकसभा के कितने सीट हैं, तो गुजरात में लोकसभा के 26 सीट हैं और राज्यसभा के 11 सीट हैं। तो दोनों बात ध्यान रखेंगे, आने वाले शिफ्ट में राज्यसभा का शिफ्ट गुजरात से ही पूछा जा सकता है, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि जो चीज़ पूछा जाता है उसके जो भाई बंधु है अगले शिफ्ट में पूछ लिए जाते हैं। अगला चीज़ गुजरात में और क्या क्या है, धौलावीरा है ना, जो हड़प्पन साइट है, जो अंतिम यूनेस्को में शामिल भारतीय साइट है 40वां। इसके अलावा मोढेरा जो 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव बना है, तथा मोढेरा में सूर्य मंदिर भी है। पालीताना यहाँ पे एक जैन मंदिर है जो गुजरात में है। एकता नगर में स्टेच्यू ऑफ यूनिटी है जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है। भावनगर में जो है अभी आपका गुजरात के अंदर CNG टर्मिनल खोला गया है और भावनगर में जो है नमक अनुसंधान केंद्र भी है। तो ये सभी गुजरात के बाद ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। बंसदा नेशनल पार्क ये भी गुजरात में है। तो दोनों बात ये भी ध्यान रखेंगे, है ना। इसके अलावा सबसे लंबा तटरेखा वाला राज्य भी आपका गुजरात भी है। सेकेंड स्थान आपका आंध्र प्रदेश का आता है सबसे लंबा तटरेखा वाले राज्यों में। इसके अलावा इसी से मिलता जुलता प्रश्न अब गुजरात को छेड़ा है, तो अब कर्क रेखा से गुजरने वाली भारतीय राज्य आपको ध्यान में होना चाहिए। तो गुजरात है, मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के बाद आपका छत्तीसगढ़, गुजरात के बीच में ही एक्चुअली राजस्थान आता है। पश्चिम से हम पूर्व की तरफ जा रहे हैं, तो सबसे पहले गुजरात आएगा, फिर राजस्थान आएगा, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, झारखंड। इसके अलावा राजस्थान को यहाँ बीच पे ले लिया मैंने, मिजोरम और त्रिपुरा। तो ये जो है आपका 8 राज्य हैं जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा कहते हैं 23.5 डिग्री नॉर्थ को और मकर रेखा कहते हैं 23.5 डिग्री साउथ को। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं और 0 डिग्री देशांतर को प्राइम मेरिडियन रेखा कहा जाता है। जो मेन रेखा है वो ग्रीन बीच से होकर गुजरती है। तो ग्रीन बीच कहाँ पे है, तो आपका इंग्लैंड के अंदर है। ये बात सब ध्यान रखना है। भारत का समय ग्रीन बीच से 5.5 घंटे आगे चलती है, क्योंकि भारत जो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर में स्थित है और पूर्वी देशांतर में एक देशांतर के अंतर होने पे समय में 4 मिनट का अंतर हो जाता है। उस हिसाब से 82.5 को आप 4 से गुना करेंगे तो 330 आएगा, जो 5.5 घंटे के बराबर हो जाता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन पर आधारित कौन सा प्रोटोकॉल था, तो भाई क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC जो निकलती कहाँ है, तो घर में जो हम फ्रिज यूज करते हैं वहाँ से ज़्यादातर निकलता है। फ्रिज में हमने कौन सा गैस यूज किया है, ये भी आपसे पूछा जाता है कि फ्रिज में कौन सा गैस यूज होता है, तो फ्रियोन गैस का जो हम यूज करते हैं फ्रिज के अंदर, जिससे क्लोरोफ्लोरोकार्बन का निर्माण होता है और ये क्षति पहुंचाता है ओजोन परत को। तो इस पे एक समझौता हुआ था जिसका नाम है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, और इसी के तहत बाद में जो है 16 सितंबर को ओजोन दिवस के मनाए जाने की बात करी गई। ठीक है, तो प्रति वर्ष जो है इंटरनेशनल ओजोन डे जो हम सेलिब्रेट करते हैं वो 16 सितंबर को करते हैं। क्लोरोफ्लोरो ओजोन परत को क्षति
पहुंचाती है। ओजोन परत का सूत्र भी आपसे ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा गया था, O का 3 होता है। ओजोन परत हमारी रक्षा अल्ट्रावायलेट रेज से किया था और परावैंगनिक किरणों के खोजकर्ता जो है ये रीटर है, तो ये भी ध्यान रखेंगे, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। परावैंगनिक किरण के खोज कौन किए थे, तो रीटर ने किए थे। इसके अलावा अगला प्रश्न पूछा गया था जो कल भी पूछा गया था, बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था, तो बुलंद दरवाजा का निर्माण गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर के द्वारा कराया गया था। अकबर 3rd मुगल बादशाह हुए थे, है ना। इनके अलावा मुगल दरवाजा जो है, इबादत खाना जो है, ये दोनों ही फतेहपुर सिकरी के अंदर स्थित है। और फतेहपुर सिकरी कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश के अंदर स्थित है। विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने चित्तौड़गढ़ में करवाया था। लौह एवं रक्त की नीति जो है बलबन ने अपनाया था। ये सभी आपके मोती वाला पॉइंट है जो आपको एग्जाम में नंबर दिलाने का काम करेगा जी। बाजार नियंत्रण प्रणाली जो है अलाउद्दीन खिलजी के समय में लगाया गया था। दोस्तों कुछ बच्चे कॉमेंट करके बताए कि उनका एग्जाम छूट गया लेट होने के कारण, तो कोई बात नहीं, जिंदगी में मौका काफी सारे आते हैं। सोचिए हमारे लायक ही नहीं था, ठीक है, और पछतावा नहीं करना है, बस तैयारी करते रहिए जो नेक्स्ट एग्जाम है उसकी, है ना। 36वें राष्ट्रीय खेल में महाराष्ट्र के कितने पदक प्राप्त किए, तो 36वें राष्ट्रीय खेल में महाराष्ट्र ने टोटल 140 पदक प्राप्त करते हुए भी 2nd स्थान प्राप्त किया था। यह आपको जानकारी होना चाहिए, क्योंकि इससे कम पदक प्राप्त करते हुए यानी टोटल 128 पदक में जो है सर्विसेज टीम को विजेता घोषित किया गया था। क्योंकि इसके जो गोल्ड की बात है, ये 61 गोल्ड प्राप्त किए थे, सबसे ज्यादा गोल्ड प्राप्त किए थे, इसीलिए सर्विसेज टीम जो है ये विनर बने थे। अगर आपसे पूछे कि भाई 36वें राष्ट्रीय खेल की जो विनर कौन है, तो सर्विसेज टीम। लेकिन सबसे अधिक पदक कौन प्राप्त किए, तो महाराष्ट्र टीम। महाराष्ट्र 140 पदक प्राप्त किए, सर्विसेज 128 पदक प्राप्त किए, लेकिन 61 खाली गोल्ड प्राप्त किए, ठीक है। इसके अलावा 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन गुजरात में हुआ था, जो गुजरात के 6 विभिन्न शहरों में कराए गए थे। 36वें राष्ट्रीय खेल का शुभंकर जो है सावज था, सावज ये CHSL के अंतिम दिन पूछा गया था। सावज का मतलब होता है बाघ का बच्चा गुजराती भाषा में। इसके अलावा जो आपका 37वें राष्ट्रीय खेल होगा ये आपका 2023 के अंदर गोवा में होने वाला है। खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 के अंदर मध्य प्रदेश के 8 शहरों में कराए गए, जहां पे महाराष्ट्र सबसे ज्यादा पदक जीता था। इसके अलावा राज्य में जो महाधिवक्ता होते हैं, है ना, एडवोकेट जनरल, उनकी नियुक्ति कौन करता है, तो जो महाधिवक्ता है उनका नियुक्ति जो है आर्टिकल पूछा था, तो 165 के थ्रू जो है राज्यपाल करते हैं महाधिवक्ता की नियुक्ति। महाधिवक्ता राज्य सरकार के सबसे बड़े विधिक या कानूनी अधिकारी होते हैं, इनकी नियुक्ति जो है राज्यपाल करता है। उसी प्रकार केंद्र में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो वर्तमान में R वेंकट रमनी साहब हैं, ये केंद्र के सबसे बड़े विधिक अधिकारी हैं, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं आर्टिकल 76 के थ्रू। तो ये सभी बातों को जो है रिलेट करके याद रखना है। राज्य में जो है आपका महाधिवक्ता और केंद्र में जो है आपका अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इसके अलावा एक प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्न में से छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य क्या है, या फिर लोक नृत्य या फिर लोक गायन क्या है। देखिए ऑप्शन तो नहीं है, लेकिन जो छत्तीसगढ़ का है, इससे पहले वाले शिफ्ट में भी मैंने छत्तीसगढ़ का पूरा डाटा दे दिया था लगभग, हो सकता है कि इन्हीं में से पूछा गया हो। यही डाटा फिर से रिपीट कर रहा हूं। कर्मा है, सूबा है, राउत नाचा है, पंडवानी है, ये सब छत्तीसगढ़ के प्रमुख नृत्यों में से हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा राजस्थान के विधानमंडल किस प्रकार की है। देखिए भारत में 2 प्रकार के विधानमंडल होते हैं राज्यों के अंदर। एक तो एक सदनीय होती है जो ज्यादातर है, और एक होता है आपका द्विसदनीय को अंग्रेजी में बाइकैमरल कहते हैं। तो द्विसदनीय विधानमंडल वाला मात्र 6 ही स्टेट है इंडिया के अंदर, ठीक है। तो आप ये 6 याद रख लेंगे, बाद बाकी सभी एक सदनीय है। एक सदनीय और द्विसदनीय कहने का मतलब है कि जिस राज्य में विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी हो तो उसे जो है कहते हैं द्विसदनीय, और जिसमें खाली विधानसभाएं है तो उसे कहते हैं एक सदनीय। तो राजस्थान का जो विधानमंडल है एक सदनीय है, खाली विधानसभा ही है। बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक, ये 6 ऐसे स्टेट हैं जहां बाइकैमरल है, विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी है, ठीक है। विधान परिषद की जो कार्यभार है आप राज्यसभा से रिलेट कर सकते हैं, और विधानसभा का जो कार्यभार है ये आप लोकसभा से रिलेट कर सकते हैं, केंद्र और राज्य के रिलेशन में। जिस प्रकार से अभी आपने राज्यपाल और महान्यवादी और महाधिवक्ता को देखा, उसी प्रकार से आप राज्य में राज्यपाल को समझिए और केंद्र में राष्ट्रपति को समझिए। तो चीजों को पॉलिटी में आप रिलेट करके याद करें, काफी अच्छा रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल फल में नहीं पाया जाता है। ऑप्शन में फॉर्मिक एसिड दिया गया था, तो जो फॉर्मिक एसिड है ये आपका चींटी, बिच्छू या फिर कोई भी जो कीट पतंग है जो जहरीले टाइप के होते हैं उनमें इनका जो है पाया जाता है अम्ल, ठीक है। तो फॉर्मिक अम्ल आपका चींटी बिच्छू में हो जाएगा, बिच्छू के डंक में भी चींटी मतलब फॉर्मिक एसिड होता है।
इसके अलावा किस महासागर का जल जो है अम्लीय होता जा रहा है, इस प्रकार के भी अम्लीय या क्षारीय पूछा था, किस प्रकार के भी प्रश्न आए हैं। तो आप लोग बताइएगा कि इसमें क्या था ऑप्शन। इसका आंसर अभी फिलहाल मेरे पास तो नहीं है ना, लेकिन फिर भी मैं महासागर से थोड़ा सा ज्ञान आपको यहाँ पे देना जरूर चाहूंगा। सबसे बड़ा सागर जो है ये दक्षिण चीन सागर है। देखिए एक तो होता है महासागर और एक होता है खाली सागर। तो महासागर सबसे बड़ा कहेगा तो प्रशांत महासागर, ठीक है, और खाली सागर कहेगा तो दक्षिणी चीन सागर, ठीक है। इसके अलावा सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, सबसे गहरा महासागर भी है और सबसे बड़ा महासागर भी है प्रशांत महासागर। मरियाना खाई जो चैलेंजर गर्त में प्रशांत महासागर के अंदर ही स्थित है, जो दुनिया की सबसे गहराई वाली स्थल मानी जाती है। इसके अलावा डियो गार्सिया द्वीप जो है ये आपका हिंद महासागर में है। आर्कीपियागो द्वीप भी हिंद महासागर में ही है। इसके अलावा अल नीनो और एक होता है आपका ला नीनो, एक होता है अल नीनो और एक होता है आपका ला नीनो। अल नीनो में जल को जो है गर्म कर दिया जाता है, मतलब हो जाती है, प्राकृतिक नेचुरल घटना है, किया जाता है, हो जाती है, और ला नीनो में जल जो है ठंडा हो जाता है। तो ये दोनों घटना जो है प्रशांत महासागर में ही आती है। इसके अलावा एक प्रश्न है आपको, अटलांटिक महासागर को अंध महासागर कहा जाता है, एक्स्ट्रा फैक्ट है, ये भी ध्यान रखिए। इसके अलावा भारत की सबसे उत्तरी बिंदु आपसे पूछ लिया गया। भारत की सबसे उत्तरी बिंदु जो है इंदिरा कॉल है, जो जम्मू कश्मीर में है। सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है और मुख्य भूमि की सबसे दक्षिणी बिंदु जो है ये कन्याकुमारी है, जो तमिलनाडु के अंदर स्थित है। इसके अलावा तमिलनाडु से कुछ और आपको याद रखना चाहिए, एडम ब्रिज याद रखना चाहिए, जिसे राम सेतु कहा जाता है। ये भी तमिलनाडु के पूर्व में है, जो भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है, मन्नार के खाड़ी के पास। और पाक जलडमरू मध्य भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित जलडमरू मध्य है। राम सेतु पिक्चर इसके ऊपर बना है। इसके अलावा भारत के सबसे पूर्वी बिंदु किबुथु है, जो आपका अरुणाचल प्रदेश के अंदर स्थित है। इसके अलावा बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम आपसे पूछा गया है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र भी पूछा गया, नाम भी पूछा गया, शायद दोनों बच्चे अलग अलग बताए हैं। और ये सारा क्वेश्चन जो है मंजू कुमारी करके कोई है, जो हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में इसमें से 7 प्रश्न भेजे हैं, ठीक है। तो बेकिंग सोडा का जो है Na2CO3 होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। NaH होता है जी, NaHCO3 होता है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये होता है आपका बेकिंग सोडा का। और धोने वाला सोडा का होता है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। इसके अलावा कास्टिक सोडा का होता है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसके बाद विरंजक चूर्ण यानी जिसे ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं CaOCl का होल ट्वाइस होता है, ठीक है। तो ये भी बात ध्यान रखेंगे, इसे विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसे भाग 3 में रखा गया है, जो आर्टिकल जो आपका 12 से लेकर 35 तक के बीच में वर्णित है। वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। 44वां संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को जब से हटाया गया है, संपत्ति के अधिकार को पहले मौलिक अधिकार में था, इसे हटा के जो है विधिक अधिकार के रूप में आर्टिकल 300 के ए में 44वां संविधान संशोधन 1978 में रखा गया था, ठीक है। इसके अलावा आ जाते हैं कुछ आर्टिकल मौलिक अधिकार का। आर्टिकल 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसे निजता का अधिकार कहते हैं, जो इससे पहले वाले शिफ्ट में क्वेश्चन आके गया। इसके अलावा आर्टिकल 14 समता का अधिकार, 15 जाति धर्म लिंग आदि के आधार पर भेदभाव निषेध, इसके ऊपर भी पिक्चर बना है। अनुच्छेद 16 अवसरों की समानता, अनुच्छेद 17 छुआछूत का अंत, अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत, अनुच्छेद 19 प्रेस की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 20 सजा आदि के मामले में छूट, 21 हो गया निजता का अधिकार, 23 और 24 हो गया शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसमें 23 जो है बाल का मानव तस्करी पे रोक है या बलात् श्रम पे रोक है, 24 जो है बाल श्रम पे रोक है, 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता, 29 और 30 अल्पसंख्यक हित, ठीक है। इसके अलावा आर्टिकल 32 जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो दोस्तों आज इतने ही प्रश्न प्राप्त हुए। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर लेंगे। मिलेंगे एक नए वीडियो में। और आप लोगों के लिए एक ऐलान कर दूं कि भाई आज कल जो कुछ बच्चे कमेंट किए थे कि टॉपिक वाइज भी वीडियो लाइए सर, तो यहाँ पे 1500 से अधिक है और एक्स्ट्रा फैक्ट मिला दीजिए तो 1500 जीके का एक हिस्ट्री का भंडारा लेके आ रहा हूं, है ना। जो टॉपिक वाइज होगा, हिस्ट्री का पिता किसे कहा जाता है, यहां से हम स्टार्ट किए हैं और क्रम वाइज जो है आपको क्वेश्चन मिलेंगे, जहां से सभी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो ये वीडियो का जो है आपको थोड़ा देर इंतजार करना पड़ेगा, मिल जाएगा। तो ये वीडियो भी आपको जो है पूरा देखना है और अपने दोस्तों में शेयर करना है। मिलेंगे एक नए वीडियो में। जय हिंद दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है आपका 24 मार्च 2023 और आज आपका MTS सिक्योरिटी असिस्टेंट का एग्ज़ाम था। थर्ड शिफ्ट का भी एग्ज़ाम समाप्त हो गया है।
थर्ड शिफ्ट के एग्जाम में जीके जीएस के सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए सभी 100% ओरिजिनल प्रश्नों के साथ साथ जो है पॉइंट टू पॉइंट एक्स्ट्रा फैक्ट भी लाया हूं, ताकि आप कोई सा भी एग्जाम दे आपको जो है फ़ायदा पहुंचाए और फ़ायदा पहुंचाता है। तो चलिए दोस्तों देख लीजिए कौन कौन सा प्रश्न पूछा गया था। प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? तो प्रारूप समिति में आपका 7 सदस्य थे। मैंने पहले भी बताया है 6+1 के रेशियो में थे, और इसे याद करने का तरीका बताया हूँ कि जो अधिकांश सदस्य थे उनका नाम भगवान कृष्ण के नाम पे था, जैसे माधवा, अल्लादी कृष्णन, इस प्रकार के नाम थे। ठीक है। इसके अलावा संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव किसने पास किया था आने वाले शिफ्ट के लिए? तो जवाहरलाल नेहरू ने आपका 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव की जो है पास किया था। इसके अलावा संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी इसमें अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? तो अस्थायी अध्यक्ष के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा को 9 दिसंबर 1946 के प्रथम बैठक में चुना गया था। इसके अलावा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 संविधान सभा की दूसरी बैठक में अस्थायी अध्यक्ष के रूप में, परमानेंट अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा गया था, रणजी ट्रॉफी 2022 के विजेता कौन है? पहले भी पूछा गया है आपका SCHSL में। तो रणजी ट्रॉफी 2022 के विजेता जो हैं ये मध्य प्रदेश है, जो महाराष्ट्र को हरा के जीता था, और महाराष्ट्र जो है 41 बार के विनर है। सबसे अधिक बार रणजी ट्रॉफी 41 बार महाराष्ट्र ने ही जीता है। आने वाले शिफ्ट के लिए जो इस फॉर्म में क्वेश्चन रहेगा ये रहेगा कि अंडर 90 महिला T20 वर्ल्ड कप जो 2023 में हुआ है ये कौन जीता है? तो ये आपका भारत जीता है, इंग्लैंड को हरा के। इसके अलावा ICC T20 वुमेन वर्ल्ड कप 2023 के विजेता कौन है मेन वाला? तो ये ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है। और दोनों ही मैच जो है आपका साउथ अफ्रीका में ही हुआ है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा थॉमस कप 2022 के विजेता कौन है? तो भारत है, क्योंकि भारत से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहे हैं जो भी विजेता हैं, है ना। डूरंड कप के जो विजेता हैं ये आपका बेंगलुरु FC है, जो मुंबई मिनी फुटबॉल क्लब को हराया था। इसके अलावा एक प्रश्न देखने को मिला है, संविधान की किस अनुसूची में ऐसा प्रावधान है कि राज्य और केंद्र दोनों मिलकर कानून बनाते हैं? तो संविधान के 7वीं अनुसूची में जो समवर्ती सूची विषय है इस पे राज्य सरकार और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है दोनों मिलकर कानून बनाते हैं, और जो संघ सूची की विषय है इस पे खाली संघ कानून बनाते हैं, और जो आपका राज्य सूची का है इस पे तो राज्य बनाता है, लेकिन विशेष परिस्थिति में संघ की मदद ली जाती है। संघ सूची में 100 विषय शामिल है, समवर्ती सूची में जो है आपका 52 विषय शामिल है, और आपका राज्य सूची में जो है 61 विषय शामिल है। तो ये तीनों बात ध्यान रखेंगे, यहाँ पे मिस प्रिंट हो गया है। इसके अलावा समवर्ती सूची की जो प्रावधान है हमारे संविधान के अंदर, ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है ना। कानून बनाने का अधिकार संघ और राज्य दोनों को है। समवर्ती सूची के जो विषय हैं 52 उस पे। ठीक है। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा गया था, जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या घनत्व 17 है? देखिए मैंने इससे पहले वाले शिफ्ट में बताया था, आंकड़ा लिख के बताया था। तो जो 17 है ये आपका अरुणाचल प्रदेश का है, जो देश के सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला स्टेट भी है। अरुणाचल प्रदेश जनसंख्या घनत्व के मामले में देश में सबसे कम है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व आपका बिहार का है। केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व नई दिल्ली का है। तो ये बात सब आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या है, सिक्किम में सबसे कम जनसंख्या है। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा गया था, श्वेत रक्त कोशिकाओं को और किस नाम से जानते हैं? तो श्वेत रक्त कोशिकाओं को ल्यूकोसाइट या श्वेताणु कहा जाता है। श्वेत रक्त कण जो है शरीर में बीमारी से लड़ने के लिए यानी प्रतिरक्षा तंत्रिका तंत्र को जो है आपका उजागर करता है, जिसको एड्स हो जाता है, AIDS। एड्स एक बीमारी है जो विषाणु के चलते होता है, खास करके असुरक्षित यौन संबंध और रक्ताधान से होता है। तो इस बीमारी में जो शरीर है उसकी जो प्रतिरक्षा तंत्र है वही विफल हो जाता है, यानी जो श्वेत रक्त कण है वो बनना और बिगड़ना बंद हो जाता है। वैसे श्वेत रक्त कण अगर शरीर में नहीं भी मरे तो भी बीमारी है, उसे ब्लड कैंसर कहते हैं। ठीक है। श्वेत रक्त कण का जीवन काल 2 से 4 दिन में जो है होता है, ये बनता रहता है और अपने आप डेड होता रहता है 2-4 दिन के अंतराल पे। इसके अलावा लाल रक्त कण का जीवन काल आपसे पूछा जाता है तो 20 से 120 दिन होता है। रक्त समूह का खोज किसने किया था? कार्ल लैंड स्टीनर ने किया था, जो आपका 4 प्रकार के होते हैं, AB और O, जिसमें O निगेटिव को सर्वदाता कहा जाता है और AB को सर्वग्राही कहा जाता है। इसमें कौन से ब्लड ग्रुप में कौन से एंटीबॉडी और एंटीजन होता है मैं पहले ही समझा चुका हूँ। A में आपका B एंटीबॉडी होगा और B में आपका A एंटीबॉडी होगा। एंटीजन की मामले में बात करें तो सेम होता है, A में A एंटीजन और B में B एंटीजन। AB में कोई एंटीबॉडी नहीं होता है और दोनों एंटीजन होता है। ठीक है, इसीलिए ये सर्वग्राही
सर्वग्राही है, किसी का भी ले सकता है, और ओ में दोनों एंटीबॉडी होता है, ठीक है, इसीलिए किसी को भी दे सकता है, उसमें भी ओ निगेटिव को सर्वग्राही सर्वदाता माना जाता है। रक्त परिसंचरण की खोज एक अलग चीज है, ये विलियम हार्वे ने किया है, ठीक है, जो ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है। इसके अलावा रक्त क्या है, तो ये एक तरल संयोजक उत्तक है। रक्त के अध्ययन को क्या कहते हैं, हिमेटोलॉजी कहते हैं, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा गया था कि किस प्रोसेस से कोई चीज ठंडा होता है, तो जो शीतलन होता है वो किस प्रोसेस से होता है, तो इवोपोरेशन विधि से जो है आपका कोई भी चीज कूलिंग होता है। इसके अलावा ठोस पदार्थ जो है चालन के विधि से आपका गर्म होता है, ये भी क्वेश्चन आपसे साइंस स्ट्रीम में पूछा जाता है। इसके अलावा जो आपका द्रव है और गैस है, द्रव जो होती है द्रव लिक्विड, और गैस जो होती है ये दोनों संवहन विधि से गर्म होता है। इसके अलावा पृथ्वी पे जो सूर्य का प्रकाश आता है तो पृथ्वी किस विधि से गर्म होता है, तो विकिरण के माध्यम से गर्म होता है। सूर्य के प्रकाश पृथ्वी तक आने में लगभग 8 मिनट लगती है, लगभग 500 सेकंड के करीब लगती है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। जब्ती प्रणाली किसके शासनकाल में शुरू किया गया था, तो जब्ती प्रणाली जो है अकबर के शासनकाल में, खास करके टोडरमल के संरक्षण में जो है जब्ती प्रणाली या दहसाला बंदोबस्त इसे कहते हैं, तो ये अकबर के शासनकाल में ही आया था। इसके अलावा फतेहपुर सिकरी, बुलंद दरवाजा, इबादत खाना है ना, ये सब का निर्माण जो है अकबर के नाम से जुड़ा हुआ है। अकबर के नाम से पानीपत की द्वितीय लड़ाई जो 1556 में अकबर और हेमू के बीच में हुआ था, ये भी लड़ाई अकबर विजय पाए थे। पानीपत की 2 और लड़ाई होती है 1526 जिसमें इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच, जिसमें बाबर विजय होता है, और एक होता है 1761 अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच पानीपत की तृतीय लड़ाई जिसमें अहमद शाह अब्दाली की विजय होती है। एक प्रश्न आपसे पूछा गया था, अनुच्छेद 112 का संबंध किससे है, अनुच्छेद 112 का संबंध वार्षिक वित्तीय विवरण बजट से है, पहले भी बता रखे हैं। अनुच्छेद 110 का संबंध धन विधेयक से है। अनुच्छेद 109 का संबंध ज्वाइंट सीटिंग से है, जो प्रेसिडेंट बुलाते हैं लेकिन स्पीकर अध्यक्षता करते हैं। सब दिन बताते हैं भैया ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, पूछा जाएगा, और आज पूछा भी गया है आर्टिकल 109। इसके अलावा निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार है, आपसे पूछा गया था, तो आपको सेलेक्ट करना था। या फिर ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है, ठीक है, तो जो भी हुआ रहेगा, लेकिन मौलिक अधिकार से था। तो मैं बता दूं, मौलिक अधिकार समानता का अधिकार है जो आपका 14 से 18 के बीच में आर्टिकल में वर्णित है। शोषण के विरुद्ध अधिकार है जो आपका 19 में, तो प्रेस की स्वतंत्रता है ना। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है आपका 23 और 24 है ना। इसके अलावा शिक्षा का अधिकार है ना, शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 21 के ए में है। इसके अलावा धार्मिक अधिकार है 25 से लेकर 28 तक है। संविधानिक उपचारों का अधिकार है आपका आर्टिकल 32 में। तो ये सब मौलिक अधिकार हैं जो 6 हैं। मौलिक अधिकार पहले 7 हुआ करता था, लेकिन संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है आपका 1978 में जो है 44वां संविधान संशोधन के द्वारा। तब से लेकर आज तक मौलिक अधिकार 6 गो है। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार को भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक के बीच में रखा गया है, और इससे पहले हमने एक एक आर्टिकल का डिस्क्राइब कर दिया है इसी वीडियो में आज ही, तो देख लीजिएगा। यहाँ पे मैंने फिर से छापना उचित नहीं समझा। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा गया, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं, आ गया ना काम। तो आर्टिकल 109 के तहत संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाते हैं, लेकिन अध्यक्षता जो है स्पीकर के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा महान्यवादी के बारे में एक कथन गलत चुनना था, या फिर आर वेंकट रमनी का नाम देके जो है आपके उनके बारे में कुछ पूछ रखा था। ये क्वेश्चन क्लियर नहीं है। एक क्वेश्चन आपका जो है हिस्ट्री से आया है सल्तनत काल से, तो ये भी क्वेश्चन क्लियर नहीं है। एक आपका ज्योग्राफी से क्वेश्चन आया है, लेकिन ये भी क्वेश्चन क्लियर नहीं है। तो जैसे सिर्फ विषय का नाम ही बता पाए, है ना, किताब उताब का नाम नहीं आया था, और जनगणना से 2 क्वेश्चन और पूछे गए थे जो प्राप्त नहीं हो पाए। तो दोस्तों ये थे आज के थर्ड शिफ्ट में आए कुछ प्रश्न। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर लेंगे। मिलेंगे एक नए वीडियो में। और दोस्तों जो मैंने हिस्ट्री का वीडियो बनाया है वो देखना, वो आप जरूर देख लीजिएगा, वो काफ़ी काम का है, ठीक है।